अनलॉक के बाद हर व्यक्ति अपने अपने कामकाजों में व्यस्त हो चुके हैं। ऐसे में मार्केट से जुड़े हुए जो भी अपडेट रहते हैं उन्हें कवर करने के लिए मैं इस तरीके के वीडियोस का सहारा ले रहा हूं, ताकि मैं आप तक मार्केट से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो भी इम्पॉर्टेंट है, आपके वेल्थ बनाने के काम आ सकती है, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सपोर्ट करने में काम आ सकती है, वो सारी जानकारी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दूं। इसीलिए मैंने इस पूरी सीरीज़ को नाम दिया है मार्केट दिस वीक का। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में देखोगे तो आपको वहाँ पर देखने मिलेगा कि मार्केट दिस वीक नाम की प्लेलिस्ट। ये दूसरा वीडियो है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। पिछले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया था और आपने कमेंट्स के माध्यम से भी मुझे इस तरीके के इनिशिएटिव को कंटिन्यू करूँ, और उसी के फीडबैक को मैं इम्प्लीमेंट करते हुए इस दूसरे वीडियो को आप तक लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे निफ्टी के ऊपर। और दूसरी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे कौन से स्टॉक्स स्पॉटलाइट में रहे इस हफ्ते के अंदर। उसी के साथ कंक्लूजन पार्ट में हम समझेंगे कि जो आईटी सेक्टर इतने रफ्तार से आगे बढ़त दिखा रहा है उसमें अब निवेशक को क्या करना चाहिए, क्या अब भी और मौके जुड़े हुए हैं आईटी सेक्टर में निवेश करने के कि नहीं। तो ये सब और भी बहुत कुछ आइए मिलकर सीखते हैं। शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। 11,914 यानी कि 12,000 से केवल 100 पॉइंट से भी कम की दूरी रह गई है निफ्टी के अंदर। अगर हम इस हफ्ते की क्लोजिंग को रेफर कर रहे हैं तो करीबन 4% से ज़्यादा की यहाँ पर तेज़ी हमें देखने के लिए मिली इस पूरे हफ्ते की। अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर तो आईटी, फाइनेंस, ऑटो सेक्टर, ये तीन ऐसे सेक्टर रहे जिन्होंने निफ्टी को 11,900 के स्तर तक लाने के लिए पूरी मशक्कत कर ली। वहीं पर सबसे चहीता जो सेक्टर था एफएमसीजी, वहाँ पर थोड़ी कितनी अब कूल ऑफ देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है निवेशकों को बाकी सेक्टर्स में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिसकी वजह से एफएमसीजी और पावर सेक्टर भी यहाँ पर आपको थोड़े से सुस्त दिखाई दिए। अगर हम पिछले हफ्ते के परफॉर्मेंस की बात करें तो कि मार्केट में जो इस हफ्ते की तेज़ी रही, इसमें विदेशी बाजारों से पॉजिटिव संकेत का तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा ही रहा। उसी के साथ आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी रही, जहाँ पर आरबीआई ने रेपो रेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया, और जिसकी वजह से हफ्ते के आखिरी दिन में भी मार्केट हरियाली के साथ ही बंद हुई। उम्मीद से थोड़े से कहीं ना कहीं बेहतर टीसीएस कंपनी ने रिजल्ट्स के नंबर अपने पब्लिश किए, और टीसीएस पर वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसी हफ्ते में पब्लिश किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, या आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पर टीसीएस के बायबैक की, डिविडेंड की और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की चर्चा मैंने कर रखी है। तो यहाँ पर टीसीएस के नंबर्स कहीं ना कहीं अच्छे लगे, और बाकी भी मार्केट को लगता है कि जितनी वर्स्ट सिचुएशन सोची थी बाज़ार ने, निवेशकों ने, उतनी शायद वर्स्ट सिचुएशन कंपनियों के नंबर्स में नहीं देखने मिले, जिसकी वजह से मार्केट एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर हरे निशान की तरफ बढ़ रहा है। और अगर बात करें आने वाले हफ्ते के अंदर, तो वहाँ पर जो मुख्य कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं उनमें से एक है विप्रो, जिसके रिजल्ट्स आएंगे 12 अक्टूबर को, इन्फोसिस जिसके 14 अक्टूबर को, एचसीएल टेक के 16 अक्टूबर को, एचडीएफसी बैंक के 17 अक्टूबर को। और बाकी कंपनी के भी रिजल्ट्स की जो पूरी फाइल है मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की हुई है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो ये इशारा है, आप ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पर भी आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से मिलती रहती है पीरियडिकली। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है स्टॉक स्पॉटलाइट का। यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक चर्चा में जो रहा है वो विप्रो का रहा है। देखा देखी में विप्रो ने भी कहीं ना कहीं बायबैक का जो तीर है वो छोड़ रखा है कि टीसीएस बायबैक कर रहा है, तो विप्रो भी इस पर विचार ज़रूर कर रहा है। अभी तक इसके ऊपर कोई भी साफ इन्फॉर्मेशन बोर्ड की तरफ से नहीं आई है। इसका जो सर्कुलर है वो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 या 13 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं इस पर क्लियरिटी आ जाएगी, और वहाँ पर कंपनी ऐलान कर सकती है बायबैक के लिए भी। तो अब निवेशक को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने ऑलरेडी अपने मेंबर्स के लिए विप्रो के स्टॉक को 275 पे ही कवर किया था, जहाँ पर एक डिसेंट सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मैंने उनके साथ शेयर करी थी, और वहाँ से लेके अब तक देखें तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स उन्होंने कमा लिए। हालांकि इतनी जल्दी मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में बढ़त आ जाएगी, लेकिन अगर आपने वहाँ पर बाइंग की हुई है 275, 260, 280 के लेवल्स पर, तो मुझे लगता है कि ये डिसेंट रिटर्न्स हैं। यहाँ पर बायबैक के लिए आप वेट कर सकते हो, और जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है कंपनी की तरफ से आपको टेंडर करने चाहिए, और बाकी भी कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट यहाँ पर ज़रूर बुक करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी आईटी कंपनी के ये स्टॉक्स है, ये अभी तक इनका अगर हम मूव देखें तो अच्छे खासे चल पड़े। जो भी इवेंट्स यानी कि इन्होंने सोचे थे इनके नंबर ज़्यादा ख़राब पब्लिश होंगे, लेकिन उतने भी ज़्यादा इनके नंबर ख़राब दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आईटी कंपनियों ने अपने सारे लोगों को एम्पावर कर दिया था घर से काम करने के लिए, और वो घर से काम कर रहे थे।
कोई भी बड़े कस्टमर्स इनको छोड़ के नहीं गए। ग्रोथ पर कंसर्न हो सकती है, क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसी के साथ आजकल बड़ी से बड़ी आईटी कंपनियां डिजिटल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा मोल्ड हो चुकी है। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि जो डिजिटल बिजनेस के अंदर अभी भी डिमांड है, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है कि इनको आईटी कंपनियों को अभी भी अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो सारी चीज़ें फैक्टर हो चुकी है प्राइस में। जो प्राइस की आप ग्रोथ देख रहे हो, अब आईटी कंपनी के अगर आप विप्रो की बात कर रहे हो तो इसके आप वाईटीटी, इसके आप मंथली, इसके आप वीकली गेंस को देखोगे तो हर जगह आपको ग्रीनरी ही दिखाई देगी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये चलता ही रहेगा, ग्रीन ही रहेगा, कभी ना कभी तो इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर गिरावट ज़रूर आनी है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने 260 275 लेवल्स पर बाइंग की है तो मैं ये नहीं कहूँगा आप सारे शेयर्स बेच दीजिए, लेकिन आपको कुछ प्रॉफिट यहाँ पर ज़रूर बुक कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्यूरेशन देखते हो तो बहुत ही कम ड्यूरेशन में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी ने बना कर दिए हैं। ऐसे रिटर्न्स क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हमेशा ही रहेंगे। सैचुरेशन में कहीं ना कहीं कंपनी में दोबारा 5 से 8% का डिप आता है। इतना बड़ा डिप हालांकि शायद नहीं आए अगर मार्केट तेज़ रही तो, लेकिन अगर 4 से 5% का भी आ जाए तो वो आपके लिए एक एडेड इंसेंटिव हो जाएगा। वहाँ पर आप री एंट्री करके वापस स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है विप्रो, इसमें कोई भी शक नहीं है। बस इस समय की बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगली कंपनी की बात करते हैं जो है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स पर मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने वहाँ पर क्लियर कहा था कि टाटा ग्रुप के हर कंपनी के जो निवेशक होते हैं वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में पैसा बना देते हैं, लेकिन टाटा मोटर्स एकमात्र ऐसी कंपनी है जहाँ पर निवेशकों ने पैसा नहीं बनाया है। कॉन्फिडेंस लेवल अब भी कम है। टाटा मोटर्स ने ये स्टेटमेंट दिया कि JLR की सेल्स में इम्प्रूव हुआ है काफ़ी नंबर, और मुझे ऐसा लगता है जब भी ये नवंबर के फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक मैक्सिमम अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करेंगे तो वहाँ पर 5% की ग्रोथ उम्मीद की जा सकती है कि पर्सनल व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ये दिखा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको स्पेकुलेट करना अभी इस समय सही बात नहीं होगी। वो देखें कंपनी किस तरीके के नंबर्स पब्लिश करती है। यहाँ पर मेरे हिसाब से 122 रुपये के नीचे ये स्टॉक बहुत ही आपको नुकसान दे सकता है, यानी कि और ज़्यादा नीचे गिर सकता है अगर 122 रुपये के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर ये जाता है तो। फिलहाल ये स्टॉक टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा मूव दिखाया है, लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा जो है टाटा मोटर्स की तरफ अभी भी निवेशकों का कम है। हालांकि मेरा खुद का भी कम है, क्योंकि जिस हिसाब के रिटर्न्स में स्ट्रगल किया है इस कंपनी ने, और JLR एक बहुत ही बड़ा हाथी है इसके पोर्टफोलियो के अंदर, उसको किस तरीके से आगे मैनेज करता है टाटा मोटर्स का ग्रुप पूरा इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आपको फिलहाल राइड करना है, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है, तो आप 122 पर थोड़ा नज़र बना के रखिएगा। अगर उसके नीचे जाता है तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा कितना यहाँ पर और ज़्यादा डिक्रीज हो सकती है प्राइसेस। 122 की वो एक लेवल है जहाँ पर मुझे लगता है आपको बारीकी से नज़र बना के रखनी चाहिए। ऑटोमोबाइल में और भी बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ आपको मिल जाएंगी अगर आपको लॉन्ग टर्म का निवेश करना है। यहाँ पर अब भी लॉस जो है मुझे लगता है वो ही रिपोर्ट होगा जब भी टाटा मोटर्स अपने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी। अगला जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक का। 11.5% के आसपास की तेज़ी एक ही हफ्ते के अंदर इस बैंक के स्टॉक ने दे दी अपने निवेशकों को। और मिस्टर आदित्य पुरी ने HDFC बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए मैसेज भी शेयर किया था कि उनकी जॉब, उनकी ग्रोथ, उनकी सैलरी पूरी तरह से सिक्योर्ड है, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बीच एज अ निवेशक अगर मैं सोचूं तो एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि उन्होंने अपने जो शेयर्स हैं वो बेच दिए थे। जी हाँ, 74 लाख से ज़्यादा के शेयर्स 1135 रुपये के भाव के आसपास उन्होंने सेल किए थे। अब इनके सक्सेसर की स्ट्रैटेजी कैसी रहती है, वो किस तरीके से इस बैंकिंग ऑपरेशन को आगे लीड करते हैं, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अब मैंने खुद ने क्या किया हुआ है, मेरे पास 900 रुपये के आसपास के भाव के HDFC बैंक के शेयर्स पड़े थे। कुछ मैंने 1150 में बेचे थे और कुछ मैंने 1200 रुपये पर भी बेचे हैं। 1275-80 रुपये के रेंज के लिए मैं बैठा हूँ। अगर वो रेंज मुझे मिल जाती है तो वहाँ पर मैं जो बाकी के भी शेयर्स हैं वो बेचना प्रेफर करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 900 रुपये के आसपास की खरीद पड़ी हुई है HDFC बैंक के स्टॉक्स के अंदर। और दोबारा अगर नीचे आएगा तो ज़रूर मैं रिव्यू करूंगा उस समय में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है इस बैंकिंग का। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि डिसेंट गेंस मुझे मिल रहे हैं, इसीलिए मैं ये अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल अप्रोच है, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपके साथ अपना एक ओपिनियन शेयर करता हूँ। डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए, डिसीजन कभी भी मेरा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन को आप केवल इनपुट की तरह ही लीजिएगा। तो ये मेरा एक अप्रोच मैं HDFC बैंक के तरफ रखने के बारे में सोच रहा हूँ या प्लान कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कंक्लूजन सेक्शन की। अब यहाँ पर अगर कंक्लूजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस में सेक्टर है वो है IT का।
देखिए आईटी सेक्टर के मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं पहले तो, कि किस तरीके के गेंस वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, वाईटीडी बेसिस पर 3 सालों में, 5 सालों में इस पर्टिकुलर सेक्टर ने निकाल के दिए हैं अपने निवेशकों के लिए। अब ये गेंस बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही बढ़िया गेंस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये यूएस के इलेक्शंस है अभी सर के ऊपर, उसके बाद इतनी ज़्यादा बढ़त हो चुकी है, मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो हर इंसान इसी सेक्टर के बारे में चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है। और यहाँ पर खबरें ये भी आ रही है कि जिस तरीके से टीसीएस ने बायबैक किया, उसी तरह विप्रो भी उसी लाइन में लगा हुआ है, और भी एक दो बड़ी आईटी कंपनीज का नाम आया है जो बायबैक के बारे में सोच सकती है, यानी कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट कर सकती है। लेकिन ये सब स्पेकुलेशन भी हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कहा है तो वैसा होगा ही होगा। तो इसलिए मेरा अपना जो निजी ओपिनियन होगा वो ये होगा कि इस समय मुझे ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा महंगा लग रहा है। यहाँ पर अगर नए निवेशकों को भी निवेश करना है आईटी सेक्टर के अंदर, तो इस समय वो साइड रहे, थोड़ा देखे, ऑब्जर्व करें, और जैसे उनको 5 से 6% का डिप मिलता है यहाँ पर इंडेक्स प्रोस्पेक्टिव से, और फिर अच्छी कंपनियों को वो चूज़ करें आईटी सेक्टर की, जहाँ पर वो एसआईपी के मोड में भी चाहे तो निवेश कर सकते हैं। और लंबी अवधि में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी कंपनियों का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बायर प्रोस्पेक्टिव से मुझे नहीं लगता है कि ये वो समय है। अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो इनफैक्ट ये सेलर मार्केट वाला समय है। सारे शेयर्स एक साथ नहीं, बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में थोड़े थोड़े शेयर्स ज़रूर कंसीडर करने चाहिए यहाँ पर बेचने के। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। अगर इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट आप तक आ सके। आपके कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो नीचे कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो। डीमैट अकाउंट की अगर आपको कोई ज़रूरत है तो उसकी भी लिंक्स आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएंगी। आप उन लिंक्स के द्वारा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और जो भी करंट ऑफर्स है उनकी भी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।